वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का 19th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए, ये आपके सामने है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, डिटरमाइन द वोल्टेज VAB फॉर द सर्किट शोन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो यहाँ पे A और B कहाँ है, देखो यहाँ है पॉइंट A, यहाँ है पॉइंट B। ये AB के अक्रॉस का वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, और सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपको AB के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको ओहम्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको VAB फाइंड आउट करना है, इट मींस अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा I इंटू R। ये फार्मूले से आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और इसके लिए देखो, अगर आपको AB के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो AB में से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। AB में से फ्लो होने वाला करंट यानी IAB इंटू R, तब जाके जो है यहाँ पे हमें VAB मिल जाएगा। तो अभी हमें IAB पता है क्या, यानी AB में से फ्लो होने वाला करंट पता है क्या, नहीं पता। तो जब तक आप लोग IAB फाइंड आउट नहीं करोगे, यानी ये देखिए ये जो AB है ना, इसमें से फ्लो होने वाला करंट जब तक आप लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक AB के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये करंट देखो हमने यहाँ पे शो किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक बार हमें ये मिल गया, ठीक है, तो हमें R तो पता है, R क्या है, R की वैल्यू है यहाँ पे 5 ओहम। तो R की जगह हम यहाँ पे 5 ओहम लिख लेंगे और आराम से हमें VAB मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो VAB फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, VAB फाइंड आउट करने के लिए करंट I जो कि AB में से फ्लो हो रहा है वो चाहिए, और वो हमें अब फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से VAB फाइंड आउट नहीं करना है, VAB तो हमें ओहम्स लॉ से मिल जाएगा। हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से ये करंट I फाइंड आउट करना है। अब ये करंट I फाइंड आउट करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम में स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। कितने स्टेप्स रहेंगी, तो यहाँ पे हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कैसे समझ में आ रहा है कि 3 स्टेप लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 2 सोर्सेज दिए हैं। देखो इधर एक सोर्स दिया है, ये है वोल्टेज सोर्स, और ये है करंट सोर्स, 2 सोर्सेज दिए हैं। तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, और ऐसे कंडीशन में ये करंट I फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, और फिर से करंट I फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा स्टेप 2। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप 1 का करंट और स्टेप 2 का करंट, दोनों करंट के डायरेक्शंस को देख के हम उनका समेशन कर लेंगे, तो हमें फाइनल करंट मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू AB। और एक बार आपको फाइनल करंट फ्लोइंग थ्रू AB मिल गया तो वो फिर हमें यहां पे पुट करना है, इंटू 5 कर लेना है, तो हमें VAB मिल जाएगा। प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। समझ गए, ये रहेंगी पूरी स्टेप्स। तो चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो हमने कहा था स्टेप नंबर 1, कंसीडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। लेकिन अब रूल क्या है वो समझ लो। जब आप ये 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस जब आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और जब आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो किसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं वो चेक करो। अगर मान लो आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट, और अगर आप करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो करंट सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहां पे जो हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं वो क्या है, वो एक करंट सोर्स है। तो अगर ये करंट सोर्स है तो इसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट। तो ऐसे में हमें एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो एक न्यू स्टेज हम ड्रॉ करेंगे स्टेप नंबर 1 में। उसमें हमें इसको एक्टिवेट करना है, इसको डीएक्टिवेट करना है, और ये हमें इसको यहां पे निकाल के इसके जगह ओपन सर्किट शो करना है, और वो हम चलो न्यू स्टेज में शो करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, कंसीडर दैट इज 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो ये देखिए हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है कंसीडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और अब जो हमने कहा था कि ऐसे में हमें इसको एक्टिवेट करना है, उसको डीएक्टिवेट करना है, तो चलो इसको हम यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो ये हमने सिलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे इतना जो पार्ट है वो हम इरेज कर लेंगे। इसका मतलब हम इसको यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे ओपन किया है, ये एंड्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। ये देखो ये ओपन एंड्स है, और हमेशा ध्यान में रखो ओपन एंड्स में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो अगर वो चीज ओपन हो गई तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट इज
ओपन सर्किट, तो ये क्या हो गया, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक ये जो ब्रांच है इसका कोई काम नहीं है, इसको आप निकाल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब चलो हम यहां से निकाल ही दे देंगे। तो हम यहां पे देखो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। देखो यहां से हमने इसको हटा दिए, ठीक है, और यहां से भी हम इसको हटा देंगे। ये देखिए ये इनडायरेक्टली हमने यहां से निकाल दिया। अब सर्किट सिर्फ इतना रहा, देखो सिर्फ इतना है। और अब ये स्टेज में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है जो कि ए बी ब्रांच से फ्लो हो रहा है। और ये जो आई है, जो ये स्टेप नंबर 1 में हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे I1। हमने इसको नाम दे दिए I1। स्टेप नंबर 1 का करंट है इसलिए I1। हमें बस ये I1 फाइंड आउट करना है। इसको हमने यहां से निकाल दिया। अब इसका कोई भी काम नहीं है। चलो इसको पूरा ही यहां से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो हमने पूरी तरह से हटा दिया। न्यू स्टेज यहां पे बन के तैयार है। अब ये स्टेज में हमें I1 फाइंड आउट करना है। और यहां पे अब I1 फाइंड आउट करने के लिए इसको अलग तरह से चाहे तो आप ड्रॉ करो, या तो आप जो है यहां पे करंट फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा सबसे पहले टोटल करंट फाइंड आउट करो। जब तक आप टोटल करंट फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक I1 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये सर्किट को कुछ रीड्रॉ करना है तो देखो हम इसको रीड्रॉ करके बताते हैं कुछ अलग तरह से। तो ये देखिए हमने इसी को यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने यहाँ पे रीड्रॉ किया है। एग्जाम में भी आप इस तरह से रीड्रॉ करो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो रीड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है कि सीरीज पैरेलल क्या है। हमने टोटल करंट फाइंड आउट करने की बात की थी। टोटल करंट जब तक आप नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आपको I1 मिलने वाला नहीं है। I1 मिलने के बाद ही ये स्टेज पूरा होगा। और I1 के लिए आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट जो है वो यहाँ पे कहां से निकलेगा? देखो टोटल वोल्टेज ये है, तो टोटल वोल्टेज अगर यहाँ पे है, देखो यहां से निकलेगा। ये है टोटल करंट, हम इसको कहेंगे IT। टोटल करंट IT ये है, जो कि ये देखो हम यहाँ पे भी शो कर लेंगे। ये देखो ये ऐसा फ्लो हो रहा है, टोटल करंट IT ये फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा I1, जो इधर जाएगा हम उसको नाम दे देंगे I2। देखो इस तरह से, ठीक है। इधर जो गया वो है I1, उधर जो गया वो है I2। हमें I1 I2 में से क्या चाहिए? हमें I1 चाहिए, हमें I2 नहीं चाहिए। I2 फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है, लेकिन I1 फाइंड आउट करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो चलो I1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करंट IT पहले फाइंड आउट करेंगे। और टोटल करंट IT यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल इंपीडेंस के लिए यहाँ पे ये सर्किट को सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये दोनों यहाँ पे सीरीज में है। देखो ये दोनों जो है, ये J5 और -J2 ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज शो करने के लिए हमने यहाँ पे यहाँ पे ये जो है रीड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। तो J5 और -J2 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली J3, ठीक है। और वो जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है वो जो है ये 5 ओम के साथ पैरेलल में आएगा। और उस तरह से हमें टोटल इंपीडेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम टोटल इंपीडेंस के लिए स्टेप लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल इंपीडेंस ZT, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये दोनों पैरेलल में है। ये J5 और -J2 सीरीज में है, और वो 5 के साथ यहाँ पे पैरेलल में है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, 5 ओम इट इज इन पैरेलल विथ J5 -J2, ठीक है। इस तरह से -J2, ये देखिए हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए 5 ओम। और ये दोनों जो है, ये दोनों का जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, तो वो हमने शो किया है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे कि ये 5 इट इज इन पैरेलल विथ J3, ऐसा हो जाएगा। और अब अगर ये दोनों पैरेलल में है तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 5 इंटू J3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस J3, ठीक है। इससे हमें टोटल इंपीडेंस यहाँ पे मिल जाएगा, यानी ZT मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम ZT लिख लेंगे। आप चाहे तो एंगल के फॉर्म में यहाँ पे फाइंड आउट करो, या तो आप J के फॉर्म में फाइंड आउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटर में अगर आपको ये तरह का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर आपको कॉम्प्लेक्स मोड में पहले सेट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मोड में सेट होने के बाद ही आप इस तरह का कैलकुलेशन यहाँ पे कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इस तरह का किस तरह से करना, तो इसके पहले ऑलरेडी उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने आज के वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो वहां से आप वो समझ लीजिएगा। तो चलो हम यहाँ पे कर लेंगे। फॉर्म में निकाले हैं 2.572, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 59.036 ओहम। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें यहाँ पे ZT मिल चुका है। टोटल इंपीडेंस ZT का यूज करके हम यहाँ पे IT फाइंड आउट करने वाले हैं। IT के लिए हमें ZT चाहिए था, ZT मिल गया। और अब चलो यहाँ पे हम IT निकालते हैं। टोटल करंट IT के लिए
टोटल वोल्टेज बाय टोटल इम्पीडेंस ऐसा होता है ना, इसलिए टोटल वोल्टेज है हमारे पास वो क्या है 50 एट एन एंगल ऑफ 0। टोटल वोल्टेज ये देखो ये है 50 एट एन एंगल ऑफ 0 और टोटल इम्पीडेंस ये है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2.572 एट एन एंगल ऑफ 59.036 और ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर लेंगे, इससे हमें टोटल करंट IT मिल जाएगा 19.44 एट एन एंगल ऑफ, एंगल वही रहेगा -59.036 एम्पियर। तो ये हमें यहाँ पे टोटल करंट मिल गया, टोटल करंट स्टेप नंबर 1 का। और इसका यूज करके अब हम जो है यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, I1 फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो अब यहाँ पे I1 फाइंड आउट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। I1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अब उसके लिए आपको करंट डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा। विदाउट करंट डिवीजन रूल जो है ये सॉल्व नहीं होगा। देखो टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से यहां तक आएगा और देखो हम यहाँ पे ये पॉइंट दे देते हैं। देखो ये हमने रेड कलर का यहाँ पे पॉइंट किए हैं, यानी ये है नोड और यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड होगा। कुछ यहाँ ये ब्रांच में से जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया I1, कुछ ये ब्रांच में से जा रहा है, उसको हमने नाम दे दिया I2। और हमने आपको कहा था कि I1 I2 में से हमें I1 फाइंड आउट करना है। तो I1 जो है वो करंट डिवाइड होने के बाद मिल रहा है, तो I1 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से हमें I1 फाइंड आउट करना है, करंट डिवाइड होने के बाद I1 मिल रहा है। तो I1 करंट डिवीजन रूल से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट का यूज करो। टोटल करंट क्या है IT, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है सबसे पहले IT, ठीक है IT। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। देखो क्या लिखना है, क्या लिखना है R अपोजिट, यानी अपोजिट ब्रांच का जो भी रेजिस्टेंस है वो वहां लिखना है। और नीचे भी आपको लिखना है R अपोजिट, यानी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है। ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का आपको रेजिस्टेंस वहां लिखना है। जो ब्रांच में से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का R यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये हमने करंट डिवीजन रूल का यहां पे यूज कर रहे हैं। अब चलो वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। टोटल करंट जो है वो एंगल के फॉर्म में है, तो जो है वो लिख लो 19 एट एन एंगल ऑफ 19.44 है, तो 19.44 एट एन एंगल ऑफ -59.036 ये है टोटल करंट। और अब यहाँ पे R अपोजिट, देखो R यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच का R क्या है, तो देखो I1 I2 में से आप लोग I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, I2 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जो I2 आप फाइंड आउट नहीं कर रहे, वो जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो ब्रांच हो गया अपोजिट ब्रांच। तो ये ब्रांच में क्या लगा है, ये ब्रांच में लगा है J5 एंड -J2 जो कि सीरीज में है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा J3, क्या होगा J3। ये ऊपर भी लिखना है, ये नीचे भी लिखना है, और फिर +5 जो ब्रांच में से करंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का R। तो ये ब्रांच से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का R है 5, इसलिए हमने यहां लिख लिए 5। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अपोजिट ब्रांच पहचानते आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपोजिट ब्रांच में दिक्कत होती है, हमेशा ध्यान में रखो। टोटल करंट जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है उसमें से एक पार्ट यानी I1 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, I2 फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। तो I2 जो ब्रांच में से फ्लो हो रहा है वही ब्रांच है अपोजिट ब्रांच, और इसमें ये दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ लिख दिए J3 ऊपर नीचे, और +5 जो ब्रांच से करंट फ्लो हो रहा है वहां का R। और अब ये पूरे इसको सॉल्व करो तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें I1 मिल जाएगा। और तो ये फाइनल हमें यहाँ पे आंसर आ चुका है। ये हम यहाँ लिख लेंगे 10 एट एन एंगल ऑफ 2.434 इंटू 10⁻⁻⁴, या इसका मतलब इनडायरेक्टली 0 लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें करंट I1 यहाँ पे मिल चुका है। करंट I1 यानी स्टेप नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में हमने आपको कहा था कि करंट I1 फाइंड आउट करना है, तो ये हमने I1 फाइंड आउट कर लिए। स्टेप 1 कंप्लीटेड। और अब चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हमें ये सोर्स को ले लेना है, एक्टिवेट करना है और इसको डीएक्टिवेट कर लेना है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था इसका कैलकुलेशन, जो कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोड में करना है। देखो एक बार और बता देते हैं कि कैलकुलेटर में क्या आया था। 10 एट एन एंगल ऑफ 2.434 इंटू 10⁻⁻⁴ ऐसा आया था, ठीक है। अब यहां पे हमने 10 तो लिख लिए, लेकिन एट एन एंगल ऑफ 0 क्यों लिखे, वो इसलिए क्योंकि 2.434 इंटू 10⁻⁻⁴ का अर्थ होता है 0.000
देन 2 4 3 ऐसा होता है ना, इंटू 10 टू द पावर -4 है ना, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो 4 डिजिट पहले होगा। तो देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 डिजिट पहले है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली जीरो ही है, 0.0002 यानी ही जीरो। तो यहाँ पे जीरो लिख दो, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा आया तो आपको यही नहीं, ये इस तरह से नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है 10 एट एन एंगल ऑफ जीरो। समझ में आया? तो फाइनली स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका है। तो स्टेप नंबर 2 के लिए हम इसको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं और यहाँ पे अब लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 कंसीडर करंट सोर्स। और ऐसे में हमें यहाँ पे फिर से नया यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पूरा जो सर्किट डायग्राम है जो इसके पहले था वो हम यहाँ से ले लेंगे और उधर हम ड्रॉ करेंगे। और सर्किट डायग्राम जब हम ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम में जो वोल्टेज सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना है। तो ये वोल्टेज सोर्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम स्टेप 2 के लिए ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो सर्किट डायग्राम आ चुका है, इसको दूसरे जगह पे हम ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेज बन चुका है और यहाँ पे हमने क्या कहा था, इसको जो है आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट करना है। तो देखो इसको हमने यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लिया है। और डीएक्टिवेट करने से क्या हुआ, डीएक्टिवेट करने से ये हो गया शॉर्ट। यहाँ पे हम लिख लेंगे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। देखो उसके दोनों एंड्स हमने शॉर्ट कर दिए। और अब ये स्टेज में हमें यहाँ पे फिर से करंट आई फाइंड आउट करना है, जो कि ये ब्रांच ए बी में से फ्लो हो रहा है। करंट आई का हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे I2। इसके पहले हमने I1 फाइंड आउट करना था, I1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे। देखो इसके पहले का I1 ये है 10 एट एन एंगल ऑफ जीरो, जो कि 5 जो कि ब्रांच ए बी में से फ्लो हो रहा है। और अब हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में भी फ्लो होने वाला करंट जो कि ए बी में से फ्लो हो रहा है, हमने उसको नाम दिए I2, वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे ये I2 स्पेशली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये जो AB में से फ्लो होने वाला जो I2 है ना, ये आपको स्पेशली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। I2 इज जीरो, जो कि 5 ओहम यानी जो AB में से फ्लो होने वाला जो I2 है वो जीरो हो जाएगा। कैसे? ये कैसे जीरो हो रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे ये डमी ब्रांच है। देखो यहां पे लिख देते हैं डमी ब्रांच। डमी ब्रांच है, कौन सा है? डमी ब्रांच। तो ये जो 5 ओहम वाला जो ब्रांच है ये डमी ब्रांच है, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। सर्किट जो है यहाँ पे ये डमी ब्रांच है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके पैरेलल में जो ब्रांच है वो शॉर्ट ब्रांच है। देखो शॉर्ट ब्रांच उसके पैरेलल में है। हमेशा ध्यान में रखो, अगर कोई भी एलिमेंट के पैरेलल में शॉर्ट ब्रांच आती है तो जो ब्रांच में एलिमेंट है वो ब्रांच डमी ब्रांच हो जाएगा। तो ये ब्रांच देखो, ये ब्रांच में क्या एलिमेंट है, यहाँ पे आर लगा है 5 ओहम का, इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच आ गई यानी शॉर्ट ब्रांच आ गई। तो ये जो एलिमेंट लगा है, ये जो ब्रांच में लगा है, ये ब्रांच पूरा डमी ब्रांच हो जाएगा। तो डमी ब्रांच को हमें रिमूव करना है। डमी ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होता है, ये डमी ब्रांच को यहां से निकाल दो। बाकी पूरा जो स्टेज है वो एज इट इज रहेगा। तो देखो डमी ब्रांच को रिमूव करने के बाद हम यहां पे न्यू स्टेज ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमने डमी ब्रांच को यहां से निकाल दिया है। ये देखो कहां है, यहां पे जहां 5 ओहम था ना ए बी के बीच में, अभी देखो ए बी के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी इनडायरेक्टली ए बी में कोई भी ब्रांच नहीं है। तो यहां पे इनडायरेक्टली कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ये स्टेज में ए बी में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, ए बी में से फ्लो होने वाला करंट जीरो है। तो यहां पे हम डायरेक्टली ऐसा लिख लेंगे कि ये ब्रांच में क्या फ्लो हो रहा है। तो सो करंट आई थ्रू ए बी ये ब्रांच में से, या फिर ऐसा बोलो करंट I2 हमने नाम दिए थे ना I2, सो I2 यहां पे रहेगा जीरो। ये हमने यहां पे लिख दिया है। ये स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। और अब स्टेप नंबर 3 की बारी। चलो स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 देखो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान स्टेप रहेगा। अब ये स्टेप नंबर 3, अब हमें यहाँ पे टोटल करंट आई थ्रू ए बी अब हमें निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 का करंट और स्टेप नंबर 2 का करंट, दोनों करंट को अब हमें प्लस करना है। अब वैसे भी स्टेप नंबर 2 का करंट I2 जीरो है, तो उसको प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 1 का करंट I1 और स्टेप नंबर 2 का करंट I2, ये हमने सीधा सीधा प्लस यहां लिख दिए। I1 क्या था, वो है 10 एट एन एंगल ऑफ जीरो प्लस I2 यानी जीरो, या आप सीधा सीधा 10 लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमें IAB मिल गया, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी क्या है, तो ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला जो है करंट वो है 10 एम्पियर। और अब इसी का यूज करके हमें ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में वहां पे लिखा था स्टार्टिंग में फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच ए बी। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वी ए बी। तो ये देखिए, ये देखिए, ये
था ना, डिटरमाइन द VAB वोल्टेज। तो अब चलो हमें VAB निकालने के लिए हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था IAB चाहिए था, तो IAB हमारे पास आ चुका है और अब हम यहाँ पे आसानी से VAB निकाल लेंगे। सो नाउ देयरफॉर नाउ यहाँ पे लिख लेंगे स्पेशली वोल्टेज अक्रॉस AB यानी VAB, ये हो क्या हो जाएगा IAB इंटू RAB, ऐसा लिख लेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, RAB यानी रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस का जो रहेगा वो है, वो इस तरह से, ये देखिए IAB इंटू RAB। सो IAB है 10 और RAB है 5, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया 50 वोल्ट। तो फाइनली VAB मिल गया, यानी जो प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। और ये हमने सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ये हमने पूरा सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम एग्जाम में इसके पहले 2-3 बार आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार आपको पूरा प्रॉब्लम बता देते हैं कि जो है पूरा प्रॉब्लम, देखो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पूरा सॉल्यूशन आता क्या। तो ये देखिए पूरा प्रॉब्लम जहां तक आ चुका है, हमने थोड़ा सा शिफ्ट किए हैं। ठीक है, ये जो स्टेप नंबर 2 है ऐसा इधर उधर था, तो ये स्टेप, ये देखिए ये पूरा स्टेप 1 है। ठीक है, ये पूरा स्टेप 2 है। ठीक है, और स्टेप 3 जो है वो हमने इधर शिफ्ट किया है और इस तरह से प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 19। इसके पहले के 18 प्रॉब्लम्स भी आपको स्टडी करना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।